बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आज की ई क्लास में स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं ठोसों की ऊष्माधारिता। देखिए, ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, उसे हम ऊष्माधारिता कहते हैं। ठोसों के कणों के मध्य किसी प्रकार का गमन नहीं होता है, बल्कि उसमें कंपन होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार प्रत्येक कंपन की स्वतंत्रता की कोटि 1/2 kT होती है और तीनों अक्षों के लिए इस स्वतंत्रता की कोटि का मान 3/2 kT होता है। ठोसों की गति नहीं होती, कंपन होता है, तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसलिए 3/2 kT प्लस 3/2 kT स्थितिज ऊर्जा दैट इज इक्वल्स टू 3K × T। तो यदि पार्टिकलों की संख्या n मोल हो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठोस पदार्थों के लिए Cp और Cv का मान लगभग बराबर होता है, जो कि dE/dt दैट इज इक्वल टू 3 × R होता है। तो आइंस्टीन के अनुसार जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, जहाँ पर कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर कण हों, तो उनके लिए Cv का मान हो गया 3R hν/kT का होल स्क्वायर e⁻hν/kT अपॉन e⁻hν/kT -1 का होल स्क्वायर। यहाँ न्यू जो है वो आपकी कंपन की आवृत्ति होती है। डिबाई के अनुसार किसी क्रिस्टल के समस्त कण समान आवृत्ति से कंपन नहीं करते हैं और Cv का मान 464.5 T/θ का होल क्यूब होता है। T का मान जो है यदि 0 केल्विन पर लिया जाए तो ऊष्माधारिता लगभग 0 होने लगती है। अब हम बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट पे। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि किसी भी वस्तु की सतह से मोनोक्रोमेटिक एक्सरे टकराती है तो एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और साथ में जो एक्स किरणें जो है वो अधिक तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाती है। तो इसे हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। कॉम्पटन ने ये जो टक्कर होती है, इस टक्कर को प्रत्यास्थ टक्कर मान करके इसमें डेल लैम्डा, मतलब जो आपतित लैम्डा और जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे है, उनके बीच में एक संबंध स्थापित किया था कि उस डेल लैम्डा का मान किस पर निर्भर करता है। तो उसके लिए उसने ऊर्जा संरक्षण के नियम और संवेग संरक्षण के नियम को लागू किया और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले की ऊर्जा फोटोन और इलेक्ट्रॉन की और टक्कर के बाद की ऊर्जा फोटोन और इलेक्ट्रॉन की, ये दोनों बराबर होती है। तो hν + m0c² इक्वल्स टू hν' + mc², समीकरण 1। तो इसमें m0c² जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है टक्कर से पहले, वो क्या है, 0 होती है। इसलिए समीकरण 2 हमें प्राप्त होता है hν - hν' इक्वल्स टू mc²। संवेग संरक्षण का नियम लागू करते हैं तो x अक्ष पर टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल्स का संवेग। तो टक्कर से पूर्व संवेग, इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 होता है। इसलिए hν/c इक्वल्स टू hν'/c cos θ प्लस mv cos phi को mv cos phi का मान आ जाता है आपके पास में hν/c माइनस hν'/c cos θ। अब जो हमारे पास ये मान आया है, इससे हम mvc cos phi इक्वल्स टू hν - hν' cos θ समीकरण 3 प्राप्त होता है। तो और y एक्स पर टक्कर से पूर्व संवेग, टक्कर के बाद संवेग का मान बराबर है। तो टक्कर से y एक्सिस के ऊपर टक्कर से पूर्व संवेग का मान दोनों पार्टिकल्स के लिए 0 होता है। इसलिए hν'/c sin θ माइनस mv sin phi, इसको सॉल्व करते हैं तो hν' sin θ बराबर mvc sin phi, समीकरण 4 हमें प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू m0/√1 - v²/c² होता है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब इसका वर्क करते हैं और इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो हमारे पास समीकरण 6 प्राप्त होता है। कैसे?
देखिए इसमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू एच स्क्वायर ब्रैकेट न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू प्राइम कोस थीटा प्लस न्यू प्राइम स्क्वायर कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड में साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान जो है 1 होता है, इसलिए हमारे पास समीकरण 6 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम जो है हमारे पास जो समीकरण 1 था वो क्या था, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू प्राइम प्लस एम नोट सी स्क्वायर। अब इस समीकरण को हमने नंबर दे दिया 7, तो इस समीकरण 7 का वर्क करने पर हमें समीकरण 8 प्राप्त होता है। सिंपल ये इसमें न्यू माइनस न्यू प्राइम को मल्टीप्लाई न्यू माइनस न्यू प्राइम से करेंगे ना, तो हमारे को न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू प्राइम प्लस न्यू प्राइम का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। अब समीकरण 8 में से हम समीकरण 6 को घटा देते हैं। जब हम समीकरण 8 में से 6 को घटाते हैं तो हमारे पास समीकरण 9 प्राप्त होता है, और समीकरण 5 जो है उसका वर्क करने पर समीकरण 10 हमें प्राप्त हुआ। इस समीकरण 10 का मान जो है वो हम समीकरण 9 में रखते हैं, एम स्क्वायर का मान रखते हैं। तो एम स्क्वायर का मान रखेंगे तो हमारे पास 0 इक्वल्स टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू प्राइम 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम एम नोट सी स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा प्राप्त होता है। तो डेल लैम्डा को हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, मतलब जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे है उसका जो एंगल है वो थीटा है, और एम नोट जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है। तो डेल लैम्डा जो है यहाँ पर थीटा के मान पर निर्भर करता है, जबकि पदार्थ की प्रकृति और जो आपतित विकिरण एक्स विकिरण है उसकी तरंगदैर्घ्य पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। तो यदि हम थीटा का मान 0 रखते हैं तो कोस 0 का मान क्या हो गया, 1 होता है, इसलिए डेल लैम्डा का मान 0 प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकिरण की तरंगदैर्घ्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और यदि थीटा का मान हम 90 डिग्री रखते हैं तो हमारे पास कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए डेल लैम्डा का मान 2.42 पिकोमीटर हमें प्राप्त होता है। और यदि थीटा का मान 180 होता है तो कोस 180 का मान -1 होता है, तो इसलिए इसका डेल लैम्डा का मान 4.84 पिकोमीटर प्राप्त होता है। तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे डेल लैम्डा का मान में भी वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल। तो 1913 में बोर ने परमाणु मॉडल दिया हाइड्रोजन के लिए। उसमें मुख्य अवधारणाएं दी हमें, और ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षों में पथों में चक्कर लगाते हैं, जिसे कि कक्ष कहते हैं, और जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n का मान 1 से लेकर के अधिकतम हो सकता है 1 2 3 4, और इसको हम KLMN से क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से तभी उस कोश में कक्ष में चक्कर लगा सकता है जबकि उसके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। और दूसरा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कोश में घूम रहा होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो निश्चित रहती है, स्थिर रहती है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, या तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा या निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन क्रमशः करता है। तो इस ऊर्जा का जो अंतर होता है वो कोशों के ऊर्जा अंतर के बराबर होता है। और ये जो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करता है वो एनर्जी पैकेट्स, फोटोन के एनर्जी पैकेट्स के रूप में किया जाता है। इसलिए डेल ई का मान जो है hc/λ के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो नाभिक का आकर्षण बल भी लगता है, और नाभिक का आकर्षण बल के अलावा एक बाहर की ओर लगने वाला बल भी होता है जिसे अपकेंद्रण बल कहते हैं।
तो इसके द्वारा नील्स बोर ने जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो त्रिज्या का मान निकाला गया वो R इक्वल्स टू 0.0529 इन 10⁻⁸ n² सेंटीमीटर बताया। और nवें कोष, n यहाँ कोषों की संख्या है और z यहाँ परमाणु क्रमांक है। तो nवें कोष के लिए इलेक्ट्रॉन में nवें कोष में इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो 2.186 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकंड बताया। और nवें कोष की ऊर्जा जो है वो E इक्वल्स टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर किसी कोष में चक्कर लगाता है उसके लिए त्रिज्या का मान, उसके वेग का मान और nवें कोष की ऊर्जा का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।